Assalamualaikum, this is Aisha. We are studying computer science for grade 9 metric. In this video, we will study the topic flowcharts. The second topic, that is flowcharts. Flowcharts is basically a pictorial or graphical representation of the steps to solve any problem. आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स आप ले रहे हैं, आप इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें. दैट इज़ योर फ्लो चार्ट. वी यूज़ सिम्बल्स फॉर ईच स्टेप. हर स्टेप के लिए एक डिफरेंट सिंबल यूज़ होगा. वो डिफरेंट सिंबल्स के वो हम आगे स्टडी करते हैं. और आप फ्लो लाइन यूज़ करेंगे. दिस एरोज बेसिकली दीज आर फ्लो लाइन्स कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद क्या है. जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल. इट्स अ सिंपल एग्जाम्पल. द स्टार्ट जस्ट टू वेयर द सॉक्स एंड शूज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है जी, टेक शूज़ एंड सॉक्स. फ्लो लाइन, इट मीन व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट फ्लो. We have to wear the socks, then we have to wear the shoes, then stop. That is a simple example, simple pictorial representation of any solution, any steps of to solve any problem. Okay. So what is the importance of flow chart? It is basically used to visually communicate the steps. So what is the importance? If a flow chart is already there, we can quickly understand the way of problem solved. क्या इसमें आपकी इंपॉर्टेंस क्या है? आप क्विकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को. मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट. सेकंड क्या है कि आप अगर से विजुअली किसी चीज़ को देखते हैं या ग्राफिकली देखते हैं तो टेक्स्ट से ज़्यादा वो सूटेबल होता है, इफेक्टिव होता है. जैसे ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर मैं इसको किसी पिक्चर फॉर्म में दे दूँ, पैराग्राफ रीड करना आपके लिए टफ है तो इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा. अगर एक पिक्चर आएगी वो आपके लिए क्लियर इमेज आ जाएगा, आप इसमें ज़्यादा इजीली इफेक्टिव होगा वो टू विजुअलाइज. थर्ड, इट इज़ इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर अ सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट. जैसे आपने ऊपर देखा, हम इसमें फ्लो लाइंस यूज़ कर रहे थे ताकि पता चले हमारा फ्लो सही जा रहा है या नहीं. तो ये बहुत इफेक्टिव वे होता है वेरीफाई करने के लिए कि हम अपने सोल्यूशन तक उस वे में पहुँच भी सकेंगे या नहीं पहुँच सकेंगे. जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जो हमने स्टेप्स बनाए हैं, आप उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. आप फ्लो चेक करते हैं कि हमारा फ्लो सही भी है या नहीं है. It is also a good way to communicate the solution of a problem to other people. अगर किसी को प्रोग्रामिंग की नहीं भी है तो उसको पता चल जाएगा हाँ जी ये ऐसे ऐसे काम हो रहा है, थोड़ा बहुत उसको नॉलेज आ जाएगा अगर आप उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. तो आपके पास क्या इंपॉर्टेंस है, ये 4 आपके एडवांटेजेस आ जाएंगे. क्विकली अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रॉब्लम, इफेक्टिव टू विजुअलाइज द सोल्यूशन ग्राफिकली, इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, एंड अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन. ये आपकी इंपॉर्टेंस है फ्लो चार्ट की. नाउ नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट आपने किसी भी चीज़ का करना है तो उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं. बेसिकली 3 थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी हर फ्लो चार्ट में होंगी. इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. ओके. किसी किसी फ्लो चार्ट में, कंडीशन बेस्ड फ्लो चार्ट में आपके पास डिसीजन मेकिंग भी होगी, डिसीजन मेकिंग. बट इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट हर किसी में होगा. इनपुट इट मीन्स हमें यूज़र से क्या डाटा लेना है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड. कितना लेना है और क्या क्या डाटा हमें रिक्वायर्ड है जो हमें यूज़र से लेना है. फिर हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, हमारे स्टेप्स क्या होंगे. प्रोसेसिंग में आपका फॉर्मूला भी आ सकता है. कोई भी आपकी प्रोसेसिंग हो रही है जो आपने अपनी इनपुट तो ले ली, इनपुट के बाद उसके ऊपर काम क्या करना है आपने. एक सिंपल एग्जाम्पल है, हमने 2 नंबर्स को ऐड कराना है. अब इसमें इनपुट क्या होगा, यूज़र से वो 2 नंबर लेना. ठीक है. प्रोसेसिंग क्या होगी, एक फॉर्मूला अप्लाई करना ताकि दोनों नंबर्स ऐड हो जाएं. जैसे सम इज इक्वल टू a प्लस बी और 1 प्लस 2. तो प्रोसेसिंग आपकी क्या होगी, वो कैलकुलेशन होगी एंड स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द कैलकुलेशन. थर्ड, डिसीजन मेकिंग टू डिटरमाइन वेदर ए स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ये आपके सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आती है. अगर आपके पास कोई कंडीशन है, इफ़ दिस देन डू दिस, इफ़ दिस देन डू दिस, तो जहाँ पे आपका कहीं डिसीजन होगा वहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग आएगी. द आउटपुट्स आर यूजली टू डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन कि जो आपको रिक्वायर्ड था, जो आपकी प्रॉब्लम थी, आपने उसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया. उस एग्जांपल को अगर देखें, 2 एड्स फॉर एडिंग 2 नंबर्स, आपने 2 नंबर क्या थे आपने इनपुट लिया. प्रोसेसिंग में आपने फॉर्मूला अप्लाई करके रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया. आउटपुट में आपने क्या किया कि वो रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया और आपको चेक करने के वो रिजल्ट वही है जो होना चाहिए था. ये आपके मेन कंपोनेंट्स हैं आपके फ्लो चार्ट के, रिक्वायरमेंट्स आपके. फ्लो चार्ट सिंबल्स, हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक डिफरेंट सिंबल है. लेट मी शो यू. ये आपके फ्लो लाइंस हैं.
जो आपका फ्लो डिफाइन करेंगे कि आपने अब इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे जाना है। टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन द फ्लो चार्ट, कि आप इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे जाएंगे, ये एरो लाइन रिप्रेजेंट करती है। दिस टर्मिनल सिंबल आपको इंडिकेट करता है स्टार्ट एंड एंड, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ पे आपने एंड करना है, एंड सिर्फ उन दोनों के लिए ये टर्मिनल सिंबल यूज़ होगा। प्रोसेस सिंबल, दिस रेक्टेंगुलर इज द प्रोसेस सिंबल, इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज़। कहीं पे आप जो भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कहीं फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, किसी वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, किसी वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो सब आपका प्रोसेस सिंबल में आएगा। ठीक है, जो भी आप उसको सॉल्व करने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं वो आपका प्रोसेस सिंबल में आएगा। स्टार्ट, स्टॉप, फ्लो और प्रोसेसिंग। डिसीजन के लिए आपके पास ये सिंबल है। आपके पास कहीं भी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे येस नो की ऑप्शन आ जाए, इफ़ है, इफ़ कंडीशन है, या कहीं से दो पाथ्स आपके पास हैं, ट्रू फॉल्स की ऑप्शन है, तो जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल वेज होते हैं, टू वेज होते हैं, वहाँ पे आप ये डिसीजन मेकिंग सिंबल यूज़ करते हैं। ओके, फ्लो लाइन, to go for the flow of the direction, start and stop, any processing, any formula, value assignment that will be done by using this symbol. Decisions, if conditions, yes no conditions, true false condition, you will use this symbol. After that, input and output. Input means हमने पहले कहा था हमने यूज़र से कोई वैल्यू जो लेनी है वो आपकी इनपुट है। ठीक है, इनपुट के लिए आप ये सिंबल यूज़ करेंगे। इनपुट के लिए आप ये सिंबल यूज़ करेंगे। इट इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेसिंग। तो आपने मिक्सअप नहीं करना प्रोसेसिंग को और इनपुट को। इनपुट के लिए जहाँ से आप यूज़र से ले रहे हैं, और आउटपुट के लिए जहाँ पर से रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, जहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हैं कोई चीज़, रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, इन दोनों के लिए आप ये सिंबल यूज़ करेंगे। इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ द डेटा फ्रॉम द यूज़र और डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स टू द यूज़र। ये लास्ट सिंबल है जी कनेक्टर। अगर आपका एक फ्लो चार्ट एक पेज से ज़्यादा बन रहा है तो आप इसे एंड पे कनेक्टर यूज़ करके नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे, ताकि पता चल जाएगा कि फ्लो चार्ट अभी एंड नहीं हुआ, ये किसी और फ्लो चार्ट से कनेक्ट हो रहा है। किसी इफ इट डज नॉट फिट ऑन अ पेज, देन वी यूज़ कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट। आपका एक पार्ट एक पेज पे, एक पार्ट दूसरे पेज पे, तो आप उसे कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर यूज़ करेंगे। अगेन इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें। फ्लो लाइन्स, देन start and stop symbol, this is your process, this rectangle, this diamond shape is for decision making, this is for input and output, and the last one is for connecting multiple parts of your flow chart. Let's continue now. Examples of flow chart. Suppose to convert Celsius to Fahrenheit temperature. आपको ये एक प्रॉब्लम दी है कि आपने कन्वर्ट करना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में। सबसे पहले आपने क्या करना है, सोचना है इसका फार्मूला क्या है। लेट्स सपोज आपके पास ये फार्मूला है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू C इंटू 9/5 + 32। C मीन्स सेल्सियस। ओके, तो मीन्स आप सेल्सियस की वैल्यू लेके अब आपने यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, यूज़र से आपने क्या लेना है। ये बाकी सब तो आपके पास है, सेल्सियस की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर आपने यूज़र से क्या लेना है, इनपुट आपका क्या होगा, सेल्सियस की वैल्यू। ओके, प्रोसेसिंग आपकी क्या होगी, ये फार्मूला की पूरी कैलकुलेशन। आउटपुट आपका क्या होगा, ये जो आपने रिजल्ट, मतलब ये जो आपने फ़ारेनहाइट कैलकुलेट कर लिए, ये आपका रिजल्ट आपका आउटपुट होगा। पहले सबसे पहले फार्मूला आइडेंटिफाई करके आपने चेक कर लेना कि आप इसमें तीनों चीज़ें, इनपुट क्या लेनी है, प्रोसेसिंग में क्या करना है, और आउटपुट में क्या करना है। नाउ लुक एट दिस फ्लो चार्ट, और आपने सिम्बल्स वही यूज़ करने हैं। स्टार्ट और एंड के लिए हमने टर्मिनल सिंबल यूज़ करना था, ये स्टार्ट आपने कर दिया। फ्लो लाइन, क्या नेक्स्ट स्टेप है, इनपुट करना है नंबर, कौन सा, सेल्सियस में। अपने सेल्सियस की वैल्यू यूज़र से लेनी है। लुक एट दिस सिंबल, ये आपकी इनपुट की है। ओके, इनपुट लेने हैं आपने सेल्सियस का नंबर। उसके बाद आपने क्या किया, कैलकुलेशन कर ली। अब ये सिंबल देखें, प्रोसेसिंग का सिंबल है। ठीक है, ये आपने कैलकुलेशन कर ली। नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन करके अब आपने वैल्यू कैलकुलेट भी कर ली है और इसमें स्टोर भी कर ली है। थर्ड स्टेप आपका क्या है, आपने रिजल्ट देना है। अब प्रिंट का सिंबल, अगेन इनपुट और आउटपुट का सिंबल सेम होता है, तो प्रिंट आपने क्या करना है, वो वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की। एट द एंड यू हैव टू जस्ट स्टॉप द प्रोग्राम। ओके, रिपीटिंग अगेन, कि आपने सबसे पहले फॉर्मूले में देखना है कि इनपुट आपका क्या रिक्वायर्ड क्या है यूज़र से, उसको उसी सिंबल में लिखना है। इनपुट और आउटपुट का सिंबल सेम है, स्टार्ट और एंड का सिंबल सेम है। प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल सिंबल यूज़ होता है, तो आपने जो प्रोसेसिंग करनी है, कैलकुलेशन करनी है, वो आप इस सिंबल में करके जो वैल्यू आई है उसको आपने प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
to find acceleration of a moving object with given mass and force applied. अब इसमें सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जी फोर्स डिवाइडेड बाय मास. तो अब आपके पास क्या चीज़ रिक्वायर्ड है इसमें, यूज़र से आपने क्या लेना है, आपने फोर्स लेनी है, आपने मास लेना है. ओके, यूज़र से आपने क्या लेना है, फोर्स लेनी है और मास लेना है. कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग में क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास. और आउटपुट आपने क्या देना है, ये वाली वैल्यू एक्सेलरेशन आपने आउटपुट में दे देनी है. लेट्स सी अदर फ्लो चार्ट ऑफ दिस. स्टार्ट, इनपुट लिया आपने, इनपुट के सिंबल में मास एंड फोर्स. देन प्रोसेसिंग में आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास. देन आपने एक्सेलरेशन को क्या किया, प्रिंट करवा लिया. ये जो आप नेम्स लेंगे ना, ये क्लियरली आइडेंटिफाई होने चाहिए ताकि यूज़र को पता चले. जहाँ पे जैसे आपने इनपुट लिखा है, इनपुट मास, पता चलना चाहिए कि क्या ले रहे हैं. ओके, ये ना हो कि आप ए बी सी डी अगर जैसे जनरल एग्जांपल दे रहे हैं तो तब तक ठीक है, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर डेवलप कर रहे हैं तो तब आपके लिए ये सूटेबल नहीं होगा. तो प्रॉपर नेम्स यूज़ करने होंगे ताकि अगले बंदे को देख के पता चल जाए कि कर क्या रहा है. सपोज मैं यहाँ कर देती हूँ ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी प्रिंट सी, तो देखने वाले को क्या पता चलेगा कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो. तो आपको इसे विजुअली रिप्रेजेंट करना है और इजी वे में रिप्रेजेंट करना है. नेक्स्ट है आपके पास टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. ओके, क्यूब का वॉल्यूम आप कैसे फाइंड करते हैं, आप इसे एजिस को मल्टीप्लाई करते हैं, एज, वन एज, सेकेंड एज, थर्ड एज. तो आपने फॉर्मूला ले लिया, तो अब आपने यूजर से क्या लेना है, इसमें एज लेना है. डेफिनेटली एज की वैल्यू लेनी है. स्टार्ट किया, इनपुट लिया आपने एच. प्रोसेसिंग में क्या करना है, ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना है आपने पूरा. वॉल्यूम इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच, क्योंकि आप एक चीज़ का नंबर का क्यूब ले रहे हैं. ओके, सॉरी, क्यूब का वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है. रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए, ये जो आपने वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं वॉल्यूम, तो ये आपका डिस्प्ले होना चाहिए, प्रिंट वॉल्यूम. देन स्टॉप दैट. नेक्स्ट एग्जांपल, टू फाइंड प्लेन द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट. प्लेन इंटरेस्ट. ओके, प्लेन इंटरेस्ट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 नंबर ऑफ ईयर्स. अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें यूज़र से लेने वाली हैं, फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए. उसके बाद क्या क्या चीज़ें यूज़र से लेने वाली हैं, डेफिनेटली अमाउंट भी लेने वाली है, रेट भी लेने वाला है, ईयर भी लेने वाला है. हमने कैलकुलेट क्या करना है, प्रोसेसिंग वाली क्या होगी, ये फॉर्मूला पूरा अप्लाई करना है. रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए. जो हमने कैलकुलेट की है वो वैल्यू हमने रिजल्ट देनी है. स्टार्ट करें, इनपुट के सिंबल में आपने इनपुट, अमाउंट, और जब आपने मल्टीपल सिंबल्स यूज़ करने होते हैं आप इसे कॉमा से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, अमाउंट, रेट एंड ईयर. देन प्रोसेसिंग में आपके पास क्या है, प्लेन इंटरेस्ट. फॉर्मूला आपने लगा दिया, प्लेन इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर. ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. देन आपका जो रिजल्ट आएगा आफ्टर कैलकुलेशन, ये चीज़ जो आपके सेम वैल्यू वेरिएबल, आप ये वाला जो वेरिएबल है आप सेम यूज़ करेंगे प्रिंटिंग के लिए, अदरवाइज वैल्यू नहीं आएगी. लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिखा है अमाउंट, यहाँ पे मैं लिख दूँ AM, वो वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि AM में तो कोई वैल्यू ही नहीं है. आपने ये जो नेम्स लिखे हैं सेम आपने यूज़ करने हैं फॉर्मूले में, और जो आपने रिजल्ट के लिए नेम लिखा है, वेरिएबल लिखा है, वो सेम वेरिएबल आपने यूज़ करना है प्रिंटिंग के लिए. आपने यहाँ पे प्लेन इंटरेस्ट लिखा है तो यहाँ आप खाली इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ आप यही वेरिएबल लिखेंगे जो आपने यहाँ लिखे हैं. ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है तो प्रिंट में आप सेम वेरिएबल लिखेंगे. अदरवाइज़ क्या होगा कि उस वेरिएबल में तो कोई वैल्यू ही नहीं है. हमने तो वो वैल्यू दी थी अमाउंट में, आपने यहाँ कोई और वर्ड लिख दिया अमाउंट में, तो उसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है. हमने तो इसमें इस वेरिएबल में वैल्यू दी थी. ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ की केयर करनी है. आपने वेरिएबल नेम सूटेबल लेने हैं और वही वेरिएबल नेम आपने प्रोसेसिंग में यूज़ करने हैं, और जो आपने रिजल्ट के लिए वेरिएबल लिए वही वेरिएबल नेम आपने आउटपुट के लिए यूज़ करना है. नेक्स्ट आपको ये एग्जांपल है जी, टू फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स. अब इसमें हमने यूज़र से क्या लेना है, 5 नंबर्स चाहिए हमें, 5 नंबर्स. आपने इनपुट किया N0, N1, N2, N4, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं इसमें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. ओके, इनपुट लेने के बाद आप प्रोसेसिंग में क्या कर रहे हैं, सम फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं. अब आप वेरिएबल नेम देखें, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आप क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, सम, प्रोडक्ट, एवरेज. कैलकुलेशन के बाद आपने प्रिंट क्या करवाना है, यही सेम वेरिएबल जो आपने यहाँ यूज़ किए हैं आपने प्रिंट करवाना है, सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज. दैट इज अ सिंपल फ्लो चार्ट.
ओके। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस इंटू हाइट इट्स मीन हमें यूजर से क्या लेना है, बेस लेनी है और हाइट लेनी है, इनपुट बेस एंड हाइट। देन कैलकुलेट एरिया, एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे एरिया, इस एरिया को आपने प्रिंट करवा देना, डिस्प्ले करवा देना। प्लीज़ टेक केयर ऑफ द सिंबल्स एज वेल एज वेरिएबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये आपके सिंपल बेसिक थे जिसमें आपके पास तीन चीज़ें सिर्फ यूज़ हो रही हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अब कुछ फ्लो चार्ट जिसमें आपके पास डिसीजन मेकिंग है, कंडीशंस हैं, उसको आपने कैसे करना है, ठीक है। कहीं कंडीशन मतलब कहीं पे दो आपके पास ऑप्शन आ रही है, सिंपल एग्जांपल है कि आपके मार्क्स लेस देन 50 है तो फेल है, ग्रेटर देन 50 है तो पास है, इट्स मीन आपके पास कंडीशन है, दो ऑप्शन हैं। तो इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो उसको आपने कैसे करना है, टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। ओके, आपके पास एक फ्लो चार्ट बनाना है टू डिटरमाइन, अगर आपने एक नंबर दी है वो ऑड है या इवन है। इसमें ये देखिए पहले आपको इसको वो दिखा दूँ, फ्लो चार्ट इसमें क्या है, स्टार्ट, इनपुट लिया आपने नंबर, वो नंबर जिसको आपने फाइंड आउट करना है ये नंबर ऑड है या इवन है। यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगा दिया रिमाइंडर, REM, रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 2। मॉड बेसिकली क्या करता है, लुक एट दिस नाउ। मॉड बेसिकली क्या करेगा, अगर आपने फॉर एग्जांपल नंबर दिया 45 को डिवाइड करें 2 से तो आपका डिवाइडेड नंबर आ जाएगा 22 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अगर 44 को डिवाइड करें 2 से तो डिवाइडिंग नंबर आ जाएगा 22 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो मॉड जो है आपके पास वो वैल्यू देता है जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है, ठीक है। इन दिस केस आपके ये जो आपका रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा और इन दिस केस आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो मॉड आपका क्या करता है, रिमाइंडर वैल्यू देता है। जो आपने पूरा डिवाइड हो गया वो तो ठीक है, जो नहीं डिवाइड हुआ तो बाकी कितना रिमेनिंग है, तो आपको मॉड जो है वो रिमेनिंग वैल्यू देगा। अब आपने इनपुट ले लिया नंबर n, रिमाइंडर में चेक किए n mod 2, ठीक है। फॉर एग्जांपल 45 नंबर था, 45 mod 2 तो आपके पास रिमाइंडर क्या है 1, ओके। इफ रेम इज 0, रिमाइंडर आपके पास 0 है, नो, तो आपने क्या किया, एक फ्लो लाइन ले दी नो वाली, रिमाइंडर इज नॉट अ 0, देन इट्स मीन प्रिंट n इज ऑड, 45 इज ऑड, ओके। नज़र लेते हैं 44 लेके देखते हैं। आपने इनपुट नंबर दिया 44 एंटर किया, रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, 44 mod 2 क्या आएगा, 44 mod 2 0 आएगा, क्योंकि कोई चीज़ रिमाइंडर नहीं है, पूरा प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा है वो 2 से। 44 mod 2 0 आ गया। नाउ चेक इफ रेम इज 0, यस रिमाइंडर इज 0 क्योंकि वो पूरा डिवाइड हो गया था, 0 इट्स मीन वो इवन नंबर है, ओके। 44 इज इवन, प्रिंट कर देगा 44 इज इवन, और दोनों आपने एंड पे टर्मिनेट कर देना प्रोग्राम को। ये एक सिंपल प्रोग्राम था चेक करने के लिए, एक सिंपल कंडीशन के साथ कि आपका नंबर जो है जो आपने एंटर किया है वो इवन है या ऑड है, ओके। दोनों कंडीशंस में वो आपको आउटपुट दे रहे हैं, अगर इवन है वो तभी आउटपुट दे रहे हैं, ऑड है वो तभी आउटपुट दे रहे हैं, कंडीशन चेक करने के बाद, और आउटपुट देने के बाद स्टॉप, ओके। ये इसी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स। आपने कोई से भी 3 नंबर इनपुट करने हैं और फिर चेक करना उनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। इनपुट, मुझे थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर रही हूँ, मैंने इसका एक ट्रेस टेबल बनाया है वो आपको साथ साथ शो करवाती हूँ। ओके, इनपुट ले लिया आपने 3 नंबर्स n0, n1, n2, नंबर 1, 2, 3 आप भी ले सकते हैं। आपने सबसे पहले मैं ये आपको सिर्फ ट्रेस टेबल इसका दिखा रही हूँ, n0, n1, n2। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एंटर कर दिया 5, 3, 9, मतलब कि मेरा फर्स्ट नंबर है 5, सेकंड नंबर है 3, थर्ड नंबर है 9, ओके। एग्जांपल है, मैंने ये 3 नंबर इनपुट कर दिए। अच्छा, नेक्स्ट फ्लो में वो क्या कर रहा है, एक वेरिएबल लिया लार्ज, उसको असाइन कर दी वैल्यू जो आपने पहला नंबर एंटर किया था n0। लार्ज में कौन सी वैल्यू असाइन कर दी, n0। तो मैं यहाँ पे क्या करी, ये लार्ज का वेरिएबल है, इट मीन जो n0 में वैल्यू थी दैट इज़ 5, वो मैंने इसको असाइन कर दी, लार्ज में आ गया 5।
यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हैं, इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, इफ़ 3 इज़ ग्रेटर देन 5, नो। तो नो की कंडीशन में क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टली यहाँ फ्लो कर रहा है, 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, नो। अब वो कंपेयर कर रहे हैं, इफ़ n2 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, n2 में क्या वैल्यू थी, 9, ओके, इफ़ 9 इज़ ग्रेटर देन 5, यस 9 इज़ ग्रेटर देन 5, ओके, प्रोसेसिंग में वो चेक कर रहा है कि 9 ग्रेटर देन 5 है, यस। तो यस की कंडीशन में इसने क्या करना है, लार्ज में जो वैल्यू थी उसको असाइन कर दिया n2 की वैल्यू, लार्ज में जो वैल्यू थी उसमें क्या आ गया, 9 आ गया, पहले उसमें क्या था, 5 था। जब उसने कंपेयर किया कि नहीं ये नंबर ज़्यादा बड़ा, तो उसने उसको असाइन कर दिया, 9 को असाइन कर दिया। आफ्टर दैट प्रिंट लार्ज, अब इस टाइम लार्ज में कौन सी वैल्यू है, 9 है, उसने प्रिंट करके स्टॉप कर दिया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। इसको मैं क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल दे देती हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया था, n2 को लार्जेस्ट लिया था, यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर को लार्जेस्ट ले लिया, मैंने कोई 3 नंबर एंटर कर दिए, 10, 8, 7, ओके। सबसे पहले क्या है जी, लार्ज में आ गई फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, 10। कंपेयर करेगा, n1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, ओके, n1 में हमारे पास क्या वैल्यू है, 8 ग्रेटर देन 10 है, नो है, तो क्या करे, यहाँ चला जाए, ओके, यहाँ जाएगा, आप कंपेयर करेगा, n2 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, n2 में क्या वैल्यू है, 7, इफ 7 इज़ ग्रेटर देन 10, नो है, तो क्या करेगा, डायरेक्ट प्रिंट कर दे लार्ज कि जो हमने वैल्यू ली है वही बड़ी है, ठीक है। प्रिंट क्या कर देगा, आउटपुट क्या आएगा आपके पास, 10 आउटपुट आ जाएगा। यहाँ से आपको क्लियरली और आइडेंटिफाई वो कह रहे हैं कि अगर आपका येस कंडीशन है तो आपने ये प्रोसेस करना है, नो कंडीशन है तो ये प्रोसेस है। अब देखिए आपने यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर लिया कि हाँ जी हमें जो रिक्वायर्ड था हमारा आउटपुट वैसे ही आ रहा है। हमने ये जो 3 नंबर एंटर किए तो आउटपुट इसमें 9 ही बड़ा था, तो 9 ही लार्जेस्ट आया है। जी हमने 3 नंबर एंटर किए तो हमारे पास यही लार्जेस्ट था, यही आया है। तो इससे आपको प्रॉब्लम का पता चल जाता है कि आपका सोल्यूशन सही जा रहा है या आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, ठीक है। इससे आपको प्रॉब्लम का सही अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा फ्लो सही जा रहा है, हमारे प्रोग्राम का फ्लो सही जा रहा है। ये इसी फ्लो चार्ट को मीन्स इसी प्रॉब्लम को उसने किसी और वे से भी सॉल्व किया हुआ। आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन आपके पास आउटपुट सेम आने चाहिए। आपको अपना फ्लो चेक करना है कि हाँ जी इस फ्लो के बाद मेरा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये सेम एग्जांपल है, सेम उसने लेकिन किसी और वे से उसको सॉल्व किया। नेक्स्ट, टू असाइन ग्रेड टू सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। आप मल्टीपल कंडीशंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसने कहा है कि असाइन करने आपने ग्रेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। आपने क्या किया जी, इनपुट ले लिया ऑब्टेन मार्क्स एंड द टोटल मार्क्स। इनपुट लेने के बाद प्रोसेसिंग में क्या है, आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। अब आपकी जो भी परसेंटेज आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपने कंडीशन अप्लाई की। अगर आपकी परसेंटेज, इफ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 80, आपका ग्रेड A+ आ जाए और स्टॉप हो जाए। अगर नहीं है आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन 80 तो दोबारा कंडीशन चेक करें। नो की केस में आपने दोबारा कंडीशन चेक कर ली। क्या कंडीशन है दोबारा, परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 70। अगर आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन 70 है येस तो ग्रेड A एंड देन स्टॉप। अगेन अगर 70 भी नहीं है तो अगेन परसेंटेज कंडीशन एक और लगा दी है। नो के केस में आपने एक और कंडीशन लगा दी। 60 है, ग्रेटर देन 60 है तो ठीक है, ग्रेड B आ जाएगा। अगर 60 से भी लेस है तो अगेन कंडीशन चेक करें। इसी तरह आप सिमिलरली 33 से लेस तक आप कंडीशन चेक करते जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ग्रेड असाइन करते जाना है। जो आपकी परसेंटेज आएगी उसके अकॉर्डिंग वो ग्रेड असाइन हो जाएगा। एंड में आपने प्रिंट करवा देना है वो ग्रेड एंड स्टॉप। ओके, आपने एक सीक्वेंस में मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं और आप उस कंडीशंस की बेस पे आप उसे ग्रेड्स दे रहे हो। उससे पहले आपने वो कैलकुलेशन कर ली थी कि परसेंटेज कैलकुलेट करनी कैसे है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कि आपको इनपुट रिक्वायर्ड क्या है, ऑब्टेन मार्क्स भी रिक्वायर्ड है, टोटल मार्क्स भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टोटल मार्क्स होते हैं। उसके बाद आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद आपने हर क्राइटेरिया में कर दिया कि अगर आपकी 80 से अबव है तो A+ है, 70 to 80 है तो A है, 60 है, ग्रेटर देन 60 है तो B, ग्रेटर देन 50 है तो C, similarly go so on, and then at the end you have to print your grade. Okay, next
to determine the name of a weekday from a given number, where weekdays are assumed from Monday to Sunday and their respective numbers from 1 to 7. इट्स मीन अगर यूज़र ने 1 एंटर किया है तो वो मंडे डिस्प्ले कर दे, 2 एंटर किया है तो वो ट्यूसडे डिस्प्ले कर दे, 3 एंटर किया है तो वो वेडनेसडे डिस्प्ले कर दे एंड सो ऑन. ओके, उसने यहाँ पे आपको क्लियरली बता दिया कि मंडे टू संडे, और मंडे आपका 1 रिप्रेजेंट कर रहा है और संडे आपका 7 रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहाँ पे आप इस प्रोग्राम कैसे, फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे. इनपुट लिया नंबर डे, हमने कोई भी नंबर एंटर कर दिया. लेट्स सपोज मैंने 3 एंटर कर दिया. उसने चेक किया है कि इफ़ डे इज़ 1, ओके मैंने डे में 1 लिखा था, नो, गो हेयर. इफ़ डे इज़ 2, मैंने 2 एंटर किया था, नो. इफ़ डे इज़ 3, येस, मैंने 3 एंटर किया था. अब येस है तो येस के केस में उसने यहाँ चले जाना है. क्या प्रिंट करेगा, वेडनेसडे. उसने आउटपुट दे दिया वेडनेसडे एंड देन स्टॉप दैट. ओके, सिमिलरली आप कोई भी नंबर एंटर करके देखें और चेक करेंगे आपका फ्लो सही आ रहा है, फ्लो आपका एक्सपेक्टेड आ रहा है, इट्स मीन योर फ्लो चार्ट इज़ ओके. अच्छा, इसमें इन्होंने कहा है कि अ यूज़र इज सपोज टू प्रोवाइड द इनपुट वैल्यू फ्रॉम 1 to 7, बट इट इज़ पॉसिबल दैट द इनपुट वैल्यू इज़ लेस दैन 1 और मोर देन 7. हमने यहाँ 7 तक तो कर दिए हैं कि प्रिंट करे संडे और इसे स्टॉप कर दे. लेट्स सपोज यूज़र ने बाय मिस्टेक 8 एंटर कर दिया. 8 की कंडीशन में क्या करेगा, वो डायरेक्ट प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा. हमें कोई मैसेज नहीं शो करवाएगा, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दीजिए. अगर हमने 1 से कोई नंबर लेस एंटर कर दिया, 0 एंटर कर दिया, तब भी वो ऐसा ही करेगा. उसने सब कंपेयर करना है, कोई उसने नहीं चुप करके टर्मिनेट कर देना है, कोई मैसेज भी नहीं देना. तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है आपने, जब ये सारे केसेस नो पे आपने प्रिंट कर लिए, यहाँ पे आप एक और ऐड कर दें. इस जगह पे नो के बाद आप एक और डिस्प्ले ऐड कर दें, प्रिंट प्लीज़ एंटर करेक्ट नंबर. ओके, ताकि उससे पता चल जाए कि कोई मिस्टेक कर ले. या आप लिख दें प्लीज़ एंटर बिटवीन 1 to 7. ओके, यूर नंबर इज़ आउट ऑफ बाउंड्री. कोई भी आप एरर मैसेज दे दें ताकि उसे पता चले कि उसने कोई मिस्टेक की है. ओके, यूर वैल्यू इज़ लेस देन 1 और यूर वैल्यू इज़ मोर देन 7. सो आपका एरर मैसेज भी आपका डिस्प्ले हो जाएगा. तो ये इसकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी. नेक्स्ट, रिपीटिंग स्टेप्स इन फ्लो चार्ट. इन ऑल ऑफ द अबव फ्लो चार्ट द फ्लो इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये आपको जिस तरह हमने ऊपर एग्जाम्पल दिखाई, एक टॉप टू बॉटम है, लेकिन अभी कुछ फ्लो चार्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपके कुछ स्टेप्स रिपीट हो रहे होते हैं. ओके, स्पेशली व्हेन वी नीड टू रिपीट सम स्टेप्स. उसके लिए अब आपने क्या करना है, तो ये एक एग्जांपल है, टू इनपुट 5 वैल्यूज़ 1 by 1 एंड डिटरमाइन इफ़ द गिवन वैल्यू इज़ ऑड और इवन. मीन्स आपने 5 नंबर्स एंटर करने हैं और सबको चेक करना है कि वो वैल्यू ऑड है या इवन है. अब ये जो एक लाइन है, ये नो से वापस जा रही है यहाँ पे, इट्स मीन ये चीज़ रिपीट हो रही है. ओके, ये फ्लो लाइन आपको रिपीट कर रहा है अंटिल यू गेट यूर गिवन कंडीशन. ओके, इस प्रोग्राम का मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, सॉरी ट्रेस टेबल बनाया है. फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर. स्टार्ट को मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ. लेट मी शो यू अगर इसकी वर्किंग कैसे होगी. सबसे पहले क्या है जी, सबसे पहले इसने कहा काउंट इज इक्वल टू 0. एक वेरिएबल है काउंट, उसको कर दिया 0. मैंने वेरिएबल लिया काउंट, उसको साइन कर दिया 0. इनपुट नंबर n, आपने नंबर दिया कोई भी, सपोज मैंने यहाँ पे n में दे दिया 25. ओके, इसमें करना क्या था, हमने 5 वैल्यूज़ लेनी थी और चेक करना था कि सारी वैल्यूज़ कौन सी वैल्यू इवन है, कौन सी वैल्यू ऑड है. ओके, यहाँ पे मैंने चेक कर लिया 25. नेक्स्ट उसने कहा है कि इंक्रीज काउंट बाय 1. काउंट में पहले क्या था 0, अब काउंट को कर दो 1. इंक्रीज काउंट बाय 1. ओके, काउंट में पहले 0 था, अब क्या किया है, काउंट को कर दिया 1. देन रैम इज इक्वल टू n mod 2. वो जो आपका n नंबर था, मीन्स जो 25 था, उसको मॉड करके देखिए 2 से. 25 mod 2 आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि ये आपका मॉड जो है वो रिमाइंडर वैल्यू देते हैं. अब 25 mod 2 करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा. नो, रिमाइंडर ने 0 नहीं आना, रिमाइंडर आपका 1 है. तो क्या आएगा, प्रिंट n इज़ ऑड. नो है, उसने ये डिस्प्ले किया कि प्रिंट n इज़ ऑड. यहाँ पे डिस्प्ले आ गया 25 इज़ ऑड. ओके, आफ्टर दैट इट गोज हेयर इफ़ काउंट इज़ 5. इफ़ काउंट इज़ 5, नहीं काउंट में तो हमारे पास अभी 1 था, काउंट में 5 नहीं है. नो, तो नो के केस में क्या करें, गो बैक हेयर एंड टेक अनदर इनपुट. ओके, गो बैक हेयर एंड टेक अनदर इनपुट. अब मैंने नेक्स्ट इनपुट दिया है जी 18. नेक्स्ट इनपुट पे मैंने दे दिया 18. इंक्रीज काउंट बाय 1
पहले काउंट में क्या था 1 था, अब काउंट को कर दे 2, मीन्स मैंने ऑलरेडी एक वैल्यू ले ली है, अब मैं दूसरी वैल्यू ले चुकी हूँ, काउंट को कर दिया 2। अब 18 को चेक किए, रैम इज इक्वल टू n mod 2, रैम इज इक्वल टू 18 mod 2, तो 18 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 पे, तो रैम इज 0, येस। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, प्रिंट 18 इज इवन, आउटपुट आ जाएगा 18 इज इवन। ओके, अगेन आप यहाँ जाएँ, काउंट इज़ 5, काउंट में अब क्या था 2 था, 2 इज़ 5, नो, सो अगेन रिपीट। आप एक थर्ड नंबर दें, काउंट को इंक्रीज़ करें, तो आपने यहाँ पे रिपीट करते जा रहे हैं 5 टाइम्स से, इसी तरह वर्क ऑन करता जाएगा, इसको चेक करता जाएगा, वैल्यू को रिमाइंडर चेक करता जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट आता जाएगा, ये ऑर्डर ये इवन है। जब आपके पास काउंट 5 आ जाएगा, 5 आने के बाद वो चेक करेगा येस काउंट इज़ 5, येस इट मीन्स टर्मिनेट द प्रोग्राम। आपने उसने आपको सारे डिस्प्ले दे दिए जो आपके रिक्वायर्ड थे, वो आपने उसने सारे डिस्प्ले आपको दे दिए। ओके, दिस इज हाउ इट विल वर्क। Now the next is to find a sequence of odd numbers starting from a given number till some limit. Sequence of odd numbers starting from the even number till some limit. इसका क्या पर्पस है कि आपने कोई भी एक नंबर ले लेना है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मुझे ऑड नंबर्स चाहिए, 20 से 30 के दरमियान में सारे ऑड नंबर्स चाहिए, ठीक है, 20 से 30 के दरमियान कोई भी आपने नंबर दे दिया। लेट्स सपोज मुझे 1 से 100 के दरमियान में सारे ऑड नंबर चाहिए टिल सम लिमिट। तो मैंने यहाँ पे एक जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए लिमिट ले लिए 30 और नंबर ले लिए 20। इट्स मीन कि मुझे 20 से 30 जितने ऑड नंबर्स हैं वो सारे रिक्वायर्ड हैं। क्या आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे, 21, 23, 25, 27, 29 आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, ये हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम है। अब चेक करते हैं इस फ्लो चार्ट को, ये कैसे वर्क करेगा। इसको मैं थोड़ा सा और मिनिमाइज कर रही हूँ। ओके, इस फ्लो चार्ट को चेक करें। मैंने इसके लिए एक ट्रेस टेबल बनाया है। सबसे पहले क्या है, इनपुट लिया नंबर एंड लिमिट, ये आपने यूज़र से लेना है। मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया 20 से 30, लिमिट मेरी 30 है, नंबर में क्या है 20। रैम इज इक्वल टू n mod 2, सबसे पहले 20 था, 20 mod 2। इफ़ रैम इज इक्वल टू 0, सबसे पहले आपने 20 mod 2 किया, 0 था। इफ़ रैम इज इक्वल टू 0, येस, येस के केस में क्या करना है, इंक्रीज n बाय 1। n में मेरे पास क्या था 20, इंक्रीज n बाय 1, तो अब n को क्या कर देना है 21। अगेन आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, n इज़ लेस देन लिमिट, 21 इज़ लेस देन 30, लिमिट मेरी 30 थी, 21 इज़ लेस देन 30, येस 21 इज़ लेस देन 30, तो क्या करे, प्रिंट कर दे n को, प्रिंट कर दिया 21, उसने आउटपुट दे दिया 21। इंक्रीज n बाय 2, थोड़ा सा मैं और कर रही हूँ, इंक्रीज n बाय 2। ओके, 21 था, अब n में क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। यहाँ से देखें फ्लो लाइन कहाँ जा रही है, गो बैक हेयर, यहाँ से उसने दोबारा चेक किया, n इज़ लेस देन लिमिट, n में अब क्या था 23, क्योंकि हमने इसे इंक्रीज कर दिया था बाय 2। 23 इज़ लेस देन 30, येस, तो क्या करे, प्रिंट कर दे n को, प्रिंट कर दिया 23 को। अगेन इंक्रीज n बाय 2, 23 से इंक्रीज 2 करें तो n क्या बन जाएगा 25। 25 इज़ लेस देन 30, अगेन वो फ्लो लाइन भी चेक करें, 25 इज़ लेस देन 30, येस, तो प्रिंट कर दे 25। 27 इंक्रीज बाय 2, 27 इज़ लेस देन 30, येस, गो हेयर एंड प्रिंट, ओके, प्रिंट 27। इंक्रीज बाय 2, 29 इज़ लेस देन 30, येस, अगेन प्रिंट। नाउ when you increase that by 2, it will be 31. 31 is less than 30. Processing में it will check now. 31 is less than 30. No. In this case it will not print, क्योंकि आप अपनी लिमिट तक पहुंच गए हैं। आपने कहा था मुझे 30 तक के चाहिए, ठीक है, 30 तक के लिमिट के पहुंच गए। आफ्टर दैट प्रोग्राम विल टर्मिनेट। ओके, दिस इज हाउ योर फ्लो चार्ट विल वर्क। सबसे पहले उसने एक रिमाइंडर ले लिया कि वो ऑलरेडी ऑड नंबर है या नहीं है। वो ऑड नहीं था, उसने इसको एक इंक्रीज़ कर दिया 1 से ताकि वो ऑड हो जाए। ऑड नंबर है, उसके बाद उसने यहीं पे रिपीट करते रहे, बाय 2 आप करते जाएँ तो आपका ऑड नंबर आएगा, क्योंकि आपको एक सीक्वेंस में चाहिए थे। ओके, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, इसलिए आप इसे यहीं पे आप इसे कैलकुलेट करते गए। इंस्टेड ऑफ कि आप हर दफ़ा एक नया नंबर लें, तो आप इसे सीक्वेंस में यहीं पे कैलकुलेट करते गए।
That is all for the flow chart. If you have any question, you can ask me in the comment section. In the next video we will discuss about algorithms. Thank you very much for listening.